Hi, all of you. Namaste, and welcome back to this lecture. Indian Contract Act के special contracts. Exactly. ये अपन आज से पढ़ना शुरू करने वाले हैं, guys. And contract of indemnity is what we have decided for this session of ours. Well, other laws, 40 marks, and the chapter number one comprising of 3 units, right? And these 3 units are all related to the sections of the Contract Act. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के काफी सारे बेसिक प्रोविजंस, ऑल द असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिमिलर अदर प्रोविजंस ऑलमोस्ट 1 से लेकर के सेक्शन 75 तक आप लोग अपना फाउंडेशन में पढ़ते ही हो, है ना? ऐसा नहीं है कि यहाँ पर या इंटरमीडिएट में आपको वो वापस से नहीं पढ़ना है, बट पूरा उतना नहीं पढ़ना है. वॉट वी आर गोइंग टू डू इज, देखो ये एक स्कीम बताती हूँ मैं आपको. दिस इज वॉट वी बेसिकली हैव द स्कीम ऑफ आर इंटरमीडिएट, जिसमें जो हमारे जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं, राइट? जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सेक्शन 1 से लेकर के तो 75 तक में आते हैं. दिस इज वॉट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर फाउंडेशन. और अब जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हम पूरे 1 to 4 से लेकर के तो 238 तक के यहाँ पर पढ़ते हैं. 3 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें आ जाते हैं. 3 कौन कौन से स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे मैम? व्हाट आर दोस 3 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स? ये हैं वो 3 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स. इंडेमिनिटी गारंटी, जिसके प्रोविजंस 1 to 4 से लेके 147 में दिए गए हैं. फिर बेलमेंट ऑफ प्लेज, जिसके प्रोविजंस हमें 148 से लेकर के तो 181 में दिए, और 182 से लेकर के तो 238 तक के जो प्रोविजंस हैं वो कवर करते हैं लॉ ऑफ एजेंसी को. जो बेसिकली इंटरमीडिएट का हमारा जो सिलेबस है उसमें हम ये इतने सारे सेक्शंस जो हैं वो कवर अप करते हैं. हमने फाउंडेशन के दिनों में पढ़ा है, आपको ध्यान ही होगा ना कि इसके बाद के जो सेक्शंस हैं वो सब लाइक बीच के कुछ सेक्शंस सेल ऑफ गुड्स एक्ट बनकर के अलग हो गए. 239 से लेकर के आगे के जो सेक्शंस थे वो पार्टनरशिप एक्ट बनकर के अलग हो गए, राइट? सो वी सेग्रीगेटेड द सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड द पार्टनरशिप एक्ट फ्रॉम दिस. So what we have to study are these 3 units. 3 units हैं: इंडेमिनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी. और कुछ 5 से 6 7 लेक्चर्स लगेंगे जिसमें हम इसे पूरा डेप्थ में और अच्छे से पढ़ें. अब आज के सेशन में जो अपन डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ऑल रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी. एज यू कैन सी, 2 चीजें, इंडेमिनिटी, गारंटी. तो आज अपन उठाएंगे सबसे पहले इंडेमिनिटी के प्रोविजन जो मेनली 1 to 4, 1 to 5 में कवर अप करे गए हैं. ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी अपन आज उठाएंगे समझने के लिए. सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली मीनिंग क्या है. एक कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक मीनिंग हम सबको पता है, राइट? हम सब जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली मीन्स दैट 2 or more than 2 parties are entering into an agreement that has to be enforced by law, and there are certain obligations each of the parties are having towards each other, right? अब जब इंडेमिनिटी की बात आती है, इंडेमिनिटी एक बेसिक शब्द होता है जिसे अगर हम सेक्शन 1 to 4 की बच्चों डेफिनेशन के हिसाब से जाए ना, तो ये जो सेक्शन 1 to 4 की डेफिनेशन है उसके हिसाब से इंडेमिनिटी का मतलब होता है मेकिंग समवन गुड विद द लॉस दैट इज सफर्ड. ये जो 3 पॉइंट देख रहे हो यहाँ पे, ये आपको एग्जैक्टली मीनिंग बता रहे हैं. इंडेमिनिटी का मतलब होता है सिक्योरिटी अगेंस्ट द लॉस. क्या बोल रही मैं? सिक्योरिटी अगेंस्ट द लॉस, और टू मेक गुड द लॉस, और टू कॉम्पेंसेट द पार्टी हु हैज सफर्ड फ्रॉम सम लॉस. तीनों चीजों में, तीनों स्टेटमेंट्स में एक वर्ड कॉमन देख रहे हो गया, राइट? And I know you would be able to guess out what is the common word in each of these 3 statements, and that's nothing but the word loss. I'll tell you how it is very very important in the contract of indemnity. बट हाल फिलहाल में बेसिक मतलब क्या कह रहा है आपसे? इंडेमिनिटी मतलब कोई नुकसान हुआ है और उस नुकसान की भरपाई करना है. ईदर यू प्रोवाइडिंग सम सिक्योरिटी, और यू मेकिंग दैट लॉस गुड, और यू कॉम्पेंसेटिंग फॉर द लॉस. तो दिस, हाउ डज दिस प्रोसीड्स, ये आगे कैसे बढ़ेगा? आओ जरा 124 एग्जैक्टली आपसे क्या कहता है ये समझो. 124 कहता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट. Now the moment we say a contract, it's by default कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक और एसेंशियल फीचर्स हैं वो सब पूरे करने पड़ेंगे. क्या क्या होते हैं वो अभी एक बार रिवाइज भी करेंगे अपन. बट 1 to 4 यहीं से शुरू होता है और कहता है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, हम मार्क करते चलेंगे, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को, ताकि डेफिनेशन याद रखने में आसानी रहे. तो
एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कि वन पार्टी promises to save the other party, राइट? दूसरा पार्ट हमारा क्या हो गया भैया? यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट है पहला पार्ट। दूसरा पार्ट हमसे क्या कहता है? ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें एक पार्टी कुछ प्रॉमिस कर रही है दूसरी पार्टी को। प्रॉमिस, और वो प्रॉमिस किस चीज का है? कौन सी चीज का प्रॉमिस है? वेल, इट इज टू सेव। सेव मतलब कैसे? कौन सा सेव? मतलब आप पहाड़ी से कूदने वाले हैं, आई एम गोइंग टू सेव। आप पटरी पर लेट गए, आई एम गोइंग टू सेव। नो 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 नो, नॉट दैट काइंड ऑफ अ सेव। इवन नॉट ऐसी वी वाला सेव, वो तो इंदौरीज खाते, वो हम मिटाई के। नॉट दैट वाला सेव ऑल्सो। ऐसे भी ये वाला सेव इज about the laws. The laws, the main word that we have studied. अभी कुछ देर पहले जो अपन पढ़ रहे थे बेसिक मीनिंग में इंडेमिनिटी के। तो एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी ना भाई दूसरे पार्टी को प्रॉमिस कर रही है बचाने का। किस चीज से बचाना है? किससे बचाना? लॉस से। किस चीज से बचाना है? फ्रॉम द लॉस। दिस इज द थर्ड पार्ट। सो अ कॉन्ट्रैक्ट in which one party promises to another party to save from a loss. How does this loss comes into picture? That is also important. क्या कोई सा भी नुकसान होगा और हम आपको बचाएंगे? मतलब कुछ भी हो जाएगा, am I going to indemnify you, or indemnity has to have some scope? The answer is yes, it has some scope. Not everything can be covered up in the losses. Loss that is caused to him by the conduct of the promiser himself. भैया मेरे कारण अगर आपको किसी तरह का कोई नुकसान हो रहा है, मेरे कार्य या मेरी गतिविधि से अगर आपको कोई नुकसान हो रहा है, तो आई एम गोइंग टू इंडेमिनिफाई यू। सो दिस इज द लॉस दैट इज कॉज्ड टू यू। फोर्थ पार्ट बनाइए अपना, द लॉस दैट इज कॉज्ड टू यू बाय माय ओन कॉन्डक्ट, बाय द कॉन्डक्ट ऑफ द प्रोमिसर। मेरे द्वारा करे गए किसी कार्य से यदि आपको नुकसान हो रहा है, कॉन्डक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ या फिर कॉन्डक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। पॉइंट नंबर 5। So I'm going to indemnify. छोटा छोटा शब्द निकालें क्या इसमें से, इसे याद रखने के लिए? छोटे छोटे से 4-5 शब्द। या देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट है, इंडेमिनिटी में है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, दो पार्टी है, एक प्रोमिसर है, एक प्रोमिसी है। प्रॉमिस की बात कर रहे हैं ना, तो एक प्रोमिसर एक प्रोमिसी। अभी कौन होता है प्रोमिसर और कौन होता है प्रोमिसी? यू बेटर नो, राइट? जो प्रॉमिस कर रहा है वो प्रोमिसर है और जिससे प्रॉमिस कर रहा है वो प्रोमिसी है। अभी एक कॉन्ट्रैक्ट है, फिर दो पार्टी है, एक प्रोमिसर है, एक प्रोमिसी है और एक प्रॉमिस है। प्रॉमिस है टू सेव। सेव फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम एवरीथिंग? नो 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 नो, टू सेव फ्रॉम द लॉस। एंड इज दिस लॉस समथिंग दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू एनीथिंग? माने किसी भी चीज के नुकसान से बचाना है कि नहीं 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 नहीं, लॉस फ्रॉम द कॉन्डक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन। तो वो इंडेमिनिटी होता है। आओ जरा लिख लें क्या इसको, ताकि हमें आसानी से ये सारी चीजें याद रह सके, है ना? हम लिखते चलते भाई। सबसे पहले आता है एक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? जब भी अपन इंडेमिनिटी की बात करें तो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा बाबा। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिर क्या? अरे यार ये कॉन्ट्रैक्ट बार बार ऊपर चला जाता है यार, दिखता नहीं है। रुको यार, इसको हटा के फिर से लिखना पड़ेगा। दिखता नहीं है तो बड़ा गड़बड़ होता है। चलो अभी नीले में ही, हाँ नीले में ही लिख देते हैं अपन कॉन्ट्रैक्ट को। ये है हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? चलो डिजाइन बना देते हैं हरे से। एक कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद क्या है भाई? पार्टीज है। अब पार्टीज है तो ऑफकोर्स की बात है, पार्टी 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 मतलब वो वाला पार्टी नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आज की पार्टी मेरी तरफ से वाला पार्टी नहीं। दिस पार्टीज मीन्स पीपल एसोसिएटेड थ्रू दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो पार्टीज हैं। अभी पार्टीज कौन सी हैं? दो पार्टीज होंगी, एक से दो से ज्यादा हो सकते हैं, बट उनकी कैटेगरी या उनका जो बाइफर्केशन है वो दो है। कौन सा है? एक है प्रोमिसर और एक है प्रोमिसी। ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रोमिसर है और प्रोमिसी है तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज के बीच में हो रहा है, एसेंशियली इट हैज टू इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ अ प्रॉमिस। So there is a contract for a promise between the parties, promisor and the promisee. ठीक है?
अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट है पार्टीज के बीच में, लेकिन अभी ये जो प्रॉमिसर प्रॉमिस कर रहा है और प्रॉमिसी जो प्रॉमिस एक्सेप्ट कर रहा है, ये किस चीज का है? What happens to be the subject matter of this promise between the promiser और the promisee? क्या है आपका वो सब्जेक्ट मैटर भाई? वो सब्जेक्ट मैटर है असेंशियली लॉस। भैया लॉस होगा, नुकसान होगा, तो इंडेमनिफाई करूंगा, इंडेमनिफाई करूंगा। ठीक है, तो प्रॉमिस है, प्रोमिसर प्रोमिसी से कह रहा है दैट आई एम गोइंग टू सेव यू, आई एम गोइंग टू सेव यू, द प्रोमिसर इज गोइंग टू सेव द प्रोमिसी एंड सेव फ्रॉम व्हाट? किसी भी चीज से क्या भैया आपको बचा लेंगे क्या? नहीं, सेव करेंगे फ्रॉम द लॉस, दैट इज द मेन सब्जेक्ट मैटर। ऑन वन हैंड सेव, ऑन द अनदर हैंड इट इज लॉस। तो ये आपका सब्जेक्ट मैटर है, समझ पा रहे हैं ना? ठीक है। अच्छा, आखिरी पॉइंट, क्या ये लॉस किसी भी चीज से होगा तो मैं आपको बचा लूंगा क्या? नहीं नहीं नहीं, उसके लिए भी कुछ विशेष पॉइंट है। और वो पॉइंट क्या कहता है आपसे कि भाई ये जो लॉस है ना, दिस लॉस शुड बी कॉज्ड बाय द कॉन्डक्ट, व्यवहार, कार्य। किसी का भी हो सकता है क्या ये? नहीं, तो फिर इसमें भी दो बातें निकल करके आ जाती है, इसकी भी दो बातें होती है। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ ऑफिस, ऑफिस दो बातें होती है, दो बातें होती है, दो तरह का कॉन्डक्ट होता है। पहला कॉन्डक्ट किसका? प्रोमिसर का खुद का, दैट इज हिमसेल्फ, उसके कारण कोई नुकसान हो तो। और एनी अदर पर्सन, वो दूसरा आ जाएगा यहां पर। समझ गए क्या भाई? तो ये हो गया आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। बस अब और क्या करना है, इतने से में तो खत्म हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का बेसिक मीनिंग। और आपके सेक्शन नंबर 124 में जो इंडेमनिटी की परिभाषा आती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मीनिंग हो गया यहाँ सामने स्क्रीन पे क्लियर। अ कॉन्ट्रैक्ट involving a promise made by one party to another party. The one making the promise is the promiser, the one who's accepting the promise is the promisee. And this promise is based, what's the subject matter? It is based on a promise. This promise is based on the concept of saving you. हम किस चीज से सेव करने वाले हैं आपको? हम आपको सेव करने वाले लॉस से। लॉस काहे से होगा? किसी से भी होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, लॉस काहे से होगा? लॉस फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ माई ओन सेल्फ, अगर मैं प्रॉमिस कर रही हूं तो, और या फिर एनी अदर पर्सन। So I'm going to save you from that loss, right? मतलब चलो अब एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन तो क्लियर हुआ, एग्जाम्पल ले लेते हैं तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। चिंटू, एग्जैक्टली चिंटू। हम हमारा सेशन कंप्लीट कैसे होगा जब तक हम चिंटू पिंटू की बात नहीं करेंगे? सोनू चीनू चिंटू पिंटू एक सेट ऑफ बच्चे, और अमन बमन चमन दमन हमारा दूसरा सेट ऑफ बच्चे। तो हाल फिलहाल में अभी चिंटू पिंटू की बात करते हैं। चिंटू पिंटू से वादा करता है। देखो यहाँ पे स्क्रीन पे सारी की सारी चीजें आपको नजर आती जाएगी, जैसे जैसे एग्जाम्पल बढ़ता जाएगा यू विल रिलेट ईच एंड एवरीथिंग। वादा करता है, वादा, वादा, वादा कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है, राइट? चिंटू पिंटू से वादा करता है कि भाई पिंटू, अगर सोनू तुम्हारे खिलाफ किसी भी तरह का कोई भी लीगल एक्शन उठाता है तो उससे होने वाले सारे नुकसान की भरपाई मैं तुमको करके दूंगा। पिंटू पिंटू से कहता है कि भाई पिंटू, अगर सोनू तुम्हारे खिलाफ किसी तरह का कोई भी लीगल कार्रवाई करेगा तो उससे होने वाले सारे नुकसान की भरपाई मैं तुमको करके दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, बिकॉज चिंटू is promising Pintu to indemnify him from the loss that he may bear from the legal action that is taken against him by Sonu. Got this concept? समझ गए? सोनू चीनू, नहीं अभी चीनू तो है नहीं था, सोनू चिंटू और पिंटू की ये कहानी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। चलो आओ वापस ले आती हूँ आपको अब किताब पर।
1 टू 4 में से जो पांचों पॉइंट हमने निकाले थे वो पांचों पॉइंट हमने यहाँ पर समझ लिए। कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को बचाने का, सेव करने का वादा करा था फ्रॉम द लॉसेस दैट आर कॉज्ड बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर और द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। और भैया इस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी का जो सबसे असेंशियल एलिमेंट बन गया वो क्या बन गया? एग्जिस्ट। अरे रुको, यहाँ तो हरा लगाने से सब गायब हो गया, ये किसने हरा रंग डाल दिया? गायब हो गया मतलब आई मीन टू से गायब हो गया, तो हम हरा नहीं ले सकते यहाँ पर। ठीक है, हम पीला ले लेते हैं, पीला रंग डालने से गायब नहीं हो रहा है। वेरी गुड। द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉस इज असेंशियल इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। You suffer loss, I'm going to save you. If you don't suffer loss, what am I going to save you from? समझ रहे हैं ना? If you suffer loss, I'm going to save you. If you don't suffer any loss, from what am I going to save you? And suffering of loss is contingent. So it is a kind of a contingent contract. You remember foundation में पढ़ते थे ना आप contingent contracts. So it is a kind of a contingent contract. Had there been a loss, you'll be indemnified. If there is no loss, no indemnity. लॉस होगा तो इंडेमिनिफाई करेंगे, लॉस नहीं होगा तो इंडेमिनिफाई नहीं करेंगे। लॉस किसी भी चीज से होगा तो नहीं करेंगे। याद रखिए, नियम व शर्तें लागू होंगी, कॉन्ट्रैक्ट है। तो लॉस ओनली फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और फ्रॉम एनी अदर पर्सन। आई एम गोइंग टू सेव यू फ्रॉम दैट, नॉट एवरीथिंग, राइट? So see that second line interpretation, unless the promisee has suffered a loss, he cannot hold the promisor liable on the contract of indemnity. प्रोमिसी को कोई नुकसान होगा तो ही प्रोमिसर की जवाबदारी प्रोवोक होगी, जागृत होगी और उसको इंडेमनिफाई करना पड़ेगा। जब तक लॉस नहीं होगा तब तक प्रोमिसी प्रोमिसर को ये नहीं कह सकता कि आप मेरे को इंडेमनिफाई करके दो, क्योंकि इंडेमनिटी का बेसिक असेंशियल की इंग्रेडिएंट लॉस होता है। लॉस होगा तो इंडेमनिटी होगा, लॉस नहीं होगा तो इंडेमनिफाई नहीं होगा। समझे क्या? क्लियर हुआ क्या? लेकिन हाँ, हाउएवर आ रहा है और इस हाउएवर के साथ आपको एक चीज बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। रुको कांगिया, ये रहा हाउएवर। This definition of indemnity restricts the contract only to cover. We know that there is a restriction in the definition and this restriction is on the losses. हर तरह के नुकसान से थोड़ी ना हम आपको इंडेमनिफाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है और एनी एक्ट दैट इज कॉज्ड बाय द एक्ट ऑफ गॉड, नेचुरल इवेंट, इनको कवर नहीं करेंगे भाई, इनको कवर नहीं करेंगे इंडेमनिटी में। It's only the conduct of the promisor himself or the conduct of any other person that the promisor is going to indemnify the promisee. तो मेरे कारण आपको यदि किसी तरह का कोई भी नुकसान हुआ या किसी व्यक्ति विशेष के कारण आपको किसी तरह का कोई नुकसान हुआ तो मैं उसकी भरपाई कर दूंगी। अब भाई एक्ट ऑफ गॉड से कोई नुकसान हो गया या आकस्मिक किसी तरह का कोई घटना आपके साथ घटित हो गया, यानी कोई एक्सीडेंट हो गया, तो आई कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर दैट। एंड देयरफॉर जहां तक बात है फायर इंश्योरेंस या मरीन इंश्योरेंस जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स की, इनको हम हमेशा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी में इंक्लूड करते हैं क्योंकि उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस ही ऐसी रहती है बच्चों। किसी स्पेसिफिक तरीके से अगर आपके गोडाउन में आग लगी है तो उससे होने वाले नुकसान की भरपाई करी जाएगी। वाटरवेज से जब गुड्स ट्रांसफर करे जा रहे हैं तो होने वाले नुकसान की भरपाई करी जाएगी। दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, बट देयर कैन बी नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी इन टर्म्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। There cannot be any contract of indemnity in terms of life insurance. चिंटू पिंटू को बोलेगी सोनू ने तेरे को निपटा दिया तो मैं भरपाई करूंगा। अरे निपट गया, काहे का भरपाई? चिंटू पिंटू को बोल रहा है सोनू ने तेरे को निपटा दिया तो मैं भरपाई कर। अरे काहे का भरपाई? समझ रहे हैं क्या भाई? काहे का भरपाई? निपट लिए तो अब काहे का भरपाई? Life insurance cannot come into the contract of indemnity, but fire insurance, marine insurance will definitely always fall into this, right? कुछ और एग्जाम्पल लेके अपन कुछ और एग्जाम्पल से आपको समझाऊं ये कॉन्सेप्ट। अच्छा चलो सुनो, मानो एक व्यक्ति है और वो गवर्नमेंट के साथ
एक अग्रीमेंट करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्राप्त करता है हायर स्टडीज के लिए, और वो ये अश्योर करता है कि आई एम टेकिंग दिस फाइनेंशियल असिस्टेंस, मैं कुछ लोन ले रहा हूं आपसे और इससे मैं जाकर के विदेश में पढ़ाई करूंगा, एंड वंस आई गेट माई डिग्री और माई क्वालिफिकेशन देन आई मूव बैक टू इंडिया, और 5 साल, शुरुआती 5 साल अपनी सेवा के मैं आपको दूंगा, सो दैट आई कैन रीपे दिस फाइनेंशियल लोन और द असिस्टेंस दैट आई हैव अवेल्ड फ्रॉम यू। तो ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो भाई फिर ऐसी स्थिति में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बनाया जा सकता है। ए बोल रहा है गवर्नमेंट से कि मुझे ये पैसा दो, मैं ये पैसा ले करके पढ़ाई करूंगा, उसके बाद डिग्री मिल जाएगी, डिप्लोमा मिल जाएगा, फिर मैं आऊंगा और यहाँ पर आकर के आपको सेवाएं दूंगा, ताकि मैं ये काम जो पैसा मैंने आपसे लिया है, इस काम को करके उस पैसे की भरपाई कर सकूं। मैं एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बनेगा। नहीं कर पाए, नहीं मैं नौकरी करूंगी तो आई हैव टू इंडेमनिफाई द गवर्नमेंट इन अनदर मॉनेटरी फॉर्म। समझ रहे? क्लियर हो रहा है ये कंसेप्ट? बेसिक मीनिंग क्लियर हो गया क्या सारे लोग को? बहुत अच्छे से, बिल्कुल ऐसे ही बत्ती जल रही है और बिल्कुल ऐसे ही कैजुअली और कूल होकर के खड़े हैं ना? आप समझ रहे हैं ना? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, because now I'm taking you to understand the modes of contract of indemnity। कैसे बनाओगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को? साधारण कॉन्ट्रैक्ट की तरह, एक साधारण कॉन्ट्रैक्ट की तरह भाई। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक साधारण कॉन्ट्रैक्ट की तरह होगा, एक्सप्रेस भी हो सकता है बिटवीन द पार्टीज, wherein a person expressly promises to compensate the another person, या फिर ये implied हो सकता है by the conduct of the parties or from the circumstances of the case। तो भाई यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, और यहाँ पर अच्छा एक डायग्राम है, अब ये डायग्राम को समझना है अपने को, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। प्रोमिसर और प्रोमिसी के बीच में अगर प्रॉपर अग्रीमेंट हुआ तो इट इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, और अगर ये प्रोमिसर के एक्शंस, उसकी एक्टिविटीज, उसके कॉन्डक्ट, उसके व्यवहार या सर्कमस्टांसेस से इंप्लाई हो रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में भी ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है एज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, समझ रहे हैं? कहता है इस डायग्राम में आपको 2 और नए नाम दिख रहे होंगे। प्रोमिसर को हम इंडेमनिफायर भी कहते हैं। द वन हु रिसीव्स द बेनिफिट ऑफ इंडेमनिटी इज बेसिकली कॉल्ड एज द इंडेमनिटी होल्डर और इंडेमनिफाइड। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं? इंडेमनिफाइड। द वन हु गेट्स द बेनिफिट इज इंडेमनिफाइड, रिसीवर ऑफ द बेनिफिट इज इंडेमनिफाइड, and the one who gives the benefit, that's the promiser who makes the promises, not the promises, who makes the promise, अरे भाई, who makes the promise for what? Promise to indemnify, जो ये वादा करता है I am going to indemnify the indemnifier। फायर है मैं, मतलब मेरे को फायर एकदम सुन के यहाँ पर पुष्पा का डायलॉग याद आ गया, नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है, इंडेमनिफायर फायर है, क्योंकि वो आपको इंडेमनिफाई सिर्फ तभी करेगा जब आपको किसी तरह का नुकसान होगा। बस बिल्कुल सही पकड़े हैं, बिल्कुल पुष्पा की तरह, पुष्पराज की तरह। नुकसान होने पर आपको बचाएगा, बिल्कुल पिक्चर का हीरो की तरह बचाएगा। इंडेमनिफायर हमारा फायर है, और याद रखना अब आपको बहुत आसान रहेगा, इंडेमनिफायर हमारा फायर है, क्योंकि ये आपको इंडेमनिफाई करेगा, इंडेमनिफाई लॉस से करेगा, सेव करेगा, लॉस ओनली फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ हिमसेल्फ, मेरे कारण अगर हुआ तो, या एनी अदर पर्सन के कारण हुआ तो। समझ गए अच्छे से? I hope it's very very clear to you. Now taking you to the next part. अब बारी आती है वो सारे असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, जो कि आपको ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में भी होते हैं। शुरुआत में भी बोली थी ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में सारे क्लॉजेस, सारी जो कंडीशंस है, सॉरी नॉट द क्लॉजेस, all the conditions, the essential conditions of a contract, right from the offer acceptance to the lawful object, everything has to be there. See, I've enlisted all of them. Whether it's an offer or acceptance, well, the promiser will make an offer and the promisee will accept, or the promisee will make an offer that I want you to indemnify me. If you accept that, then it becomes a contract, and it can be expressed or it can be implied.
ऑब्वियसली लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होगा हमारे बीच में. इट इज अ contract and the intention is to create legal obligations. So indemnifier is under a legal obligation to indemnify the indemnified in case of loss suffered. बोलू, indemnifier is under a legal obligation to indemnify the indemnified in case of the loss suffered by his conduct or any other person's conduct. But until unless the loss is caused, no liability, no legal obligation, because loss is the most essential condition. समझा? कंसिडरेशन का लॉफुल होना बहुत जरूरी है भाई. कंसिडरेशन का लॉफुल होना बहुत जरूरी है. दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. एंड ना सिर्फ आपका कंसिडरेशन, आपका ऑब्जेक्टिव भी बहुत लॉफुल होना चाहिए, नथिंग इलीगल. पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट टू एंटर टू कॉन्ट्रैक्ट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और कॉन्सेंट हमेशा फ्री होनी चाहिए. किसी भी तरह से वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से या फ्रॉड से या कोजन से या मिस रिप्रेजेंटेशन से नहीं ली जानी चाहिए. इट शुड बी फ्री कॉन्सेंट. वी नो दैट, राइट. अग्रीमेंट जो है वो मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड लाइक एनी अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड और मैरिज. ये तो अपन पढ़ते हैं ना, फाउंडेशन में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़े ना अपन. इट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. इट शुड नॉट बी वेग और अनसर्टन. क्लैरिटी होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए. तो हर कॉन्ट्रैक्ट का बेस है. कंफ्यूजिंग एम्बिगुअस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, राइट. Also, it should be capable of performance. यार, something that is impossible to perform is completely void. चिंटू बोले, नहीं चिंटू नहीं, चलो इस बार बदल लेते हैं. चलो नाम दूसरा लेंगे क्योंकि एग्जाम्पल की नीड है. इट इज द नीड ऑफ द एग्जाम्पल की नाम दूसरा लेना. ठीक है. हाँ, तो अपन नाम लेते हैं पिंटी. पिंटी चिंटू से, पिंटू ही ले लेते, काय को चिंटू. पिंटू पिंटी मैच कर, बड़ा मैच कर. पिंटी पिंटू से कहती है, जा तुम मेरे लिए तारा तोड़ के लो. तारे तोड़ के लो. एक से भी संतुष्टि नहीं पिंटी को. जा तुम मेरे लिए तारे तोड़ के लेके आओ, फिर मैं तुम्हारे से ब्याह करूंगी. ये क्या पॉसिबल है बेन? इज इट समथिंग पॉसिबल? है नहीं ना. तो सीधा मतलब क्या है भाई, पिंटू आपको, चिंटू आपको समझ में आना चाहिए. क्यों चिंटी कह रही है कि जाओ मेरे लिए तारे तोड़ के लेकर आओ, फिर मैं ब्याह करूंगी? क्योंकि चिंटी करना ही नहीं चाहती है. बात को समझो, जज्बात को समझो, क्योंकि वो भी जानती है कि तारे तोड़ पाना संभव ही नहीं होता है. समझ रहे? बात, जज्बात, कॉन्सेप्ट. Okay, so the agreement must be capable of performance. An agreement to do something that's impossible, it's completely void. And then all other legal formalities should have been complied also in a contract of indemnity to make it valid and applicable. समझ जाएगा क्या भाई लोग? क्लियर हो गया इतना कंसेप्ट? चलिए अब बढ़ चलते हैं अपन आगे. एक और एग्जाम्पल है आपके समक्ष, से पहले कि हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी के दूसरे पार्ट्स पर जाएंगे. एक और एग्जाम्पल, बिल्कुल आपका दिमाग का बत्ती और बल्ब ऐसा ही जलेगा जब ये एग्जाम्पल चलेगा. और जब ये समझ में आ जाएगा तो कॉन्सेप्ट पर क्लैरिटी अपने आप हो जाएगा. वाह वाह, मजा आ गया. सुनो एग्जाम्पल. ए आस्क्स बी टू बीट सी. अरे गजब. अभी अपन थोड़ा नाम परिवर्तन करते हैं अपना. अमन, बमन और चमन. बहुत देर हो गई चिंटू पिंटू चिंटी सोनू चीनू के साथ साथ अब अमन बमन चमन को लेकर. ठीक है, यही एग्जाम्पल है, बस नाम बदल दिए मैंने आपके लिए. अमन बमन को कहता है, जा भाई तू सी को पीट के आ. चमन को, ए आस्क्स बी टू बीट सी. अमन बमन को कहता है कि जाओ चमन को पीट कर आओ और उससे होने वाले किसी भी नुकसान में मैं तुम्हारे को भरपाई करके दूंगा. बमन चला जाता है अमन का बात मान करके चमन को पीटने के लिए. चमन बमन के ऊपर केस फाइल कर देता है, 1000 रुपया पेनल्टी मांग लेता है. बमन अमन को नहीं कह सकता इंडेमिनिफाई करने के लिए. I am repeating back the example for you to have that clarity. A asks B to beat C. अमन आस्क्स बमन टू बीट चमन. अमन बोलता है, हिंदी में समझते थोड़ा. अमन बोलता है बमन को, भाई तू जाके चमन को पीट के आ मेरे बिहाफ पे.
and I am promising you that I am going to indemnify you against any consequences. मैं नुकसान की भरपाई करके देगा कुछ भी होता है तो। अभी एक ही कही बात पर और उसकी प्रॉमिस पे भरोसा करके तो ये हमारा बमन चला गया, चमन को पीट आया। अभी चमन ने क्या कर दिया? सपोजिंग बमन बीट्स चमन एंड इज फाइंड फॉर 1000। अभी जो बमन है ना ये क्लेम नहीं कर सकता अमन से, लाओ ये 1000 रुपया दो, ये लॉस का भरपाई करो, क्योंकि तुमने प्रॉमिस करा था, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट लीगली वैलिड नहीं होगा, ये एनफोर्सेबल ही नहीं होगा। इट इज समथिंग दैट इज नॉट हैविंग अ लॉफुल ऑब्जेक्टिव, इट्स नॉट लॉफुल, इट इज कंप्लीटली एन अनलॉफुल अग्रीमेंट। तो ये भाई लोग में, दोस्त लोग में ये अग्रीमेंट हो जाएगा, यूं चल जाएगा, लेकिन लॉ इसको एनफोर्स नहीं करेगा, क्योंकि कई सारा अमन लोग, कई सारा बमन लोग को बोलते हैं कि जाके चमन को पीट किया, और दोस्ती दोस्ती में बमन जाता चमन को पीट के आता, उसको किया कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी या नहीं आता, बस इतना याद रख, समझ में आता, आगे बढ़ जाते हैं। And now it's turn for the last parts of the contract of indemnity. Exactly, आप बहुत खुश हो रहे होंगे उधर ये सुन के, ये स्टेटमेंट सुन के। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी खत्म भी होने वाला है एग्जैक्टली, बहुत छोटा सा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, गारंटी बड़ा है, गारंटी में पॉइंट्स ज्यादा है, लेक्चर ज्यादा है, ठीक। अब यहाँ सिर्फ दो चीज पढ़ना है, इंडेमिनिटी होल्डर के क्या अधिकार होते हैं, राइट, यानी इंडेमिनिफायर के क्या अधिकार होंगे और इंडेमिनिफाइड के क्या अधिकार होंगे। जिसको बेनिफिट मिल रहा है दैट इज इंडेमिनिटी होल्डर, उसके क्या अधिकार होंगे, कब इन्वोक होंगे, 1 to 5 में दिए गए। और जो फायर है, मतलब इंडेमिनिफायर है, नो आई डोंट मीन पुष्पा, जो इंडेमिनिफायर है उसका क्या अधिकार, वो भी अपने को यहाँ पर पढ़ना, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं अपन इंडेमिनिटी होल्डर के अधिकारों के ऊपर। सेक्शन धारा 125 हमें ये समझाती है दैट अ प्रॉमिस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ द अथॉरिटी, प्रॉमिस, सॉरी, ये जो प्रॉमिस है, यानी जो इंडेमिनिफाइड है, इंडेमिनिटी होल्डर है, यदि ये अपने कॉन्ट्रैक्ट के स्कोप के अंतर्गत कार्य करा, ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, याद रखना, एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ द अथॉरिटी। अगर आप अथॉरिटी के बाहर जाके काम करोगे तो थोड़ी ना नुकसान की भरपाई करके देंगे। But if the promisee in a contract of indemnity is acting within the scope of his authority, then he is entitled to recover from the promisor or the fire indemnifier all damages, all cost and all expenses. See, all the damages, समझाऊंगी भी मैं एक एक करके, all the damages which he may be compelled to pay in any suit in respect of any matter to which the promise to the indemnify applies, मतलब जो भी आपके खर्चे होंगे आप वो सब प्राप्त करने के अधिकारी हैं। You have the right to claim all those damages, also all those costs which he may be compelled to pay, required to pay, compelled to pay or required to pay. So all the damages which you are compelled to pay in any suit, all the costs that you may be compelled to pay in the suit, subject to condition, ये suit, if in bringing or defending it he did not contravene the orders of the promisee, भैया आपने promiser के किसी orders को non comply नहीं करा है, you have acted as it would have been prudent for him to act in the absence of any contract. अगर नहीं भी होता तो I would have acted this way only, like a person of normal, like a person in a normal situation would have acted. मैंने वैसे ही एक्ट करा है, तो अब उसमें जो खर्चा हुआ उसका भरपाई करके देना पड़ेगा आपको। And if the promisor authorized him to bring or defend the suit, so I am eligible to claim all those costs, right? And in addition to that, also all of those sums which he may have paid, जो आपको पे करने पड़े, जो आपको पे करने पड़े, यानी कि इंडेमिनिटी होल्डर को पे करने पड़े अंडर द टर्म ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज ऑफ द सूट। पहले तो सूट का खर्चा सारा, और फिर अगर वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो उससे संबंधित जो खर्चे हो रहे हैं वो भी आप रिकवर कर सकते हो फ्रॉम द इंडेमिनिफायर, if the compromise was not contrary to the orders of the promisor and one which it would have been proven, like नॉर्मल स्थिति में इसी तरीके से रिएक्ट करा जाता और प्रोमिसर ने उसके लिए ऑथराइज कर रखा था टू मेक दिस कॉम्प्रोमाइज, तो फिर ऐसी स्थिति में आप वो सारे सम्स भी क्लेम कर सकते हो, राइट। सो जितना नुकसान हुआ, डैमेजेस हुआ, दैट यू वर कंपेल्ड टू पे इन अ लीगल सूट, वो,
all the expenses or the costs that are related to the legal suit that you have filed within your authority and as you would have done in a normal course for which you are also authorized. और अगर उस सूट में किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, सेटलमेंट हो रहा है, तो उससे संबंधित जो खर्चे हुए दैट यू वर कंपेल्ड टू पे और यू वर पेइंग which otherwise you would have paid as per or within your authority, not against the orders of the promisor. Also making sure that this would have been done in the normal course also. अगर ऐसे indemnity का contract नहीं होता तो normally भी यही करते and promisor ने उस चीज के लिए authorize कर रखा. तो ये अधिकार आपके पास होता है. This is the right of the indemnity holder. And guys, also remember, this is not complete or exhaustive. These are the basic rights, right? These are the basic rights. All the damages, all the costs, all the sums. Keeping in mind that you are acting within the scope of your authority that has been determined in the contract. भैया आप कॉन्ट्रैक्ट के बाहर जाके कुछ नहीं कर रहे हो. प्रोमिसर ने जिसके लिए ऑथराइज करा है उससे अलग हटके कुछ नहीं कर रहे हो. नॉर्मल कोर्स में ऐसे ही कार्य करा जाता तो आप वो सब कर रहे हो, तो ये सब आप क्लेम कर सकते हो. एंड दिस इज जस्ट द बेसिक राइट्स, just the basic rights. See this paragraph, the indemnity holder or the indemnified has other rights also besides these that are being mentioned above. If he has incurred a liability and that liability is absolute, then he is entitled to call upon the fire to save him from the liability and pay it off. तो फाइड फायर को कह सकता है वो भी भरपाई करनी, because it is a contract to save me from the loss that I suffer. The loss that I suffer from the conduct of yourself or any other person. Got this concept? समझ गए क्या अच्छे से? क्योंकि अब आ रहे हैं अपन इंडेमनीफायर के राइट्स पे. यार ऐसा थोड़ी कि सारा का सारा इंडेमनीफाइड ही ले जाएगा, फायर को भी तो कुछ अधिकार दिया जाएगा ना. आफ्टर ऑल हमारा फायर पुष्पा है, फायर है, तो इसको भी तो कुछ अधिकार दिया जाएगा ना. तो क्या अधिकार दिया जाएगा? अनफॉर्चुनेटली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज कंप्लीटली साइलेंट अबाउट द राइट्स ऑफ द इंडेमनीफायर. इंडेमनीफायर को क्या अधिकार मिलेंगे? तो ये तो भैया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसके संबंध में बिल्कुल साइलेंट है. लेकिन एग्जैक्ट वो अधिकार या राइट्स जो श्योरिटी को मिलते हैं अंडर सेक्शन 141 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, श्योरिटी को मिलते हैं. अब अगला जो अपन पढ़ेंगे ना, गारंटी, उसमें आती है एक पार्टी श्योरिटी. जैसे यहाँ 2 पार्टी प्रोमिसर प्रोमिसी, वहां पे ना 3 पार्टी होती है गारंटी में. एक डेटर होता है, क्रेडिटर होता है और एक श्योरिटी होता है जो गारंटी देता है. तो जो अधिकार श्योरिटी के होते हैं ना, ऑलमोस्ट वही अधिकार इंडेमनीफायर के पास भी होते हैं. जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स अगर देखने जाए तो पास्ट में काफी सारे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स ने यही कहा है दैट द लायबिलिटी ऑफ एन इंडेमनीफायर कमेंसेस एज सून एज द लायबिलिटी ऑफ द होल्डर बिकम्स एब्सोल्यूट एंड सर्टेन. जैसे उसका लायबिलिटी सर्टेन होगा वैसे ही फायर का लायबिलिटी इवोक हो जाएगा, कमेंस हो जाएगा, राइट. तो ए ने, अच्छा वो पीटने वाले एग्जाम्पल पे नहीं आ रहे. अमन बमन चमन, साधारण. अमन ने बमन को बोला था कि चमन ने तुम्हारे खिलाफ किसी भी तरह का कोई भी लीगल सूट फाइल करा तो मैं उसकी भरपाई करके दूं. अब द मोमेंट चमन फाइल्स एनी लीगल सूट ऑन बमन, दैट इज द इंडेमनिटी होल्डर, द लायबिलिटी ऑफ द इंडेमनीफायर commences, and then he has to indemnify based on the contract to the indemnity holder. देखो यहाँ पर भी ये एग्जाम्पल है, वही एग्जाम्पल है ऑलमोस्ट. ए प्रोमिसेस टू कॉम्पनसेट एक्स फॉर एनी लॉस दैट ही मे सफर बाय फाइलिंग अ सूट अगेंस्ट वाई. नाउ द कोर्ट ऑर्डर्स एक्स टू पे डैमेजेस of 10,000 to y. Now as the loss becomes certain, जैसे ये अमाउंट फिक्स हुआ, कोर्ट ने ऑर्डर दिया 10,000 का, जैसे ये अमाउंट सर्टेन हुआ, x में क्लेम द अमाउंट ऑफ लॉस फ्रॉम a and pass it on to y. So the moment it becomes certain and absolute, आपका लाइबिलिटी इवोक हो जाए. इतना सम या इतना डैमेज है, इतना अमाउंट है जो कि आपको पे करना है. समझ गए क्या बच्चों? बहुत अच्छे से. दिस इज ऑल द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. इतना ही है आपके पूरे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में, बिगिनिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक मीनिंग जिसको अपन ने यहाँ पर लिखकर बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया. कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉमिस बिटवीन पार्टीज कॉल्ड एज द प्रोमिसर एंड द प्रोमिसी. अच्छा, यहाँ पर अब आप प्रोमिसर प्रोमिसी के लिए दूसरे नाम भी लिख सकते हो. जो प्रोमिस करता है वो फायर है, प्रोमिसर इज द इंडेमनीफायर एंड प्रोमिसी इज द इंडेमनिटी होल्डर और इंडेमनीफाइड.
ठीक है। फायर फाइट को कहता है कि मैं तेरे को बचाएगा अगर कोई नुकसान होता है तो मेरे कारण या किसी भी दूसरे व्यक्ति के कारण। दिस इज द जिस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। लॉस बहुत एसेंशियल है। इफ देयर इज नो लॉस, देयर इज नो इंडेमनिटी। And if the loss, the moment the loss becomes certain, specific, absolute, clear, the liability of the indemnifier gets evoked. All the essential characteristics जो एक साधारण कॉन्ट्रैक्ट में होती है, ranging from offer acceptance to free consent to capability of the parties to enter into contract, everything including lawful object considerations and act should be possible to perform, सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में, सारी चीजें, ये एक्सप्रेस भी हो सकता है, ये इम्प्लाइड भी हो सकता है बाय द पार्टीज। और आपके इंडेमिनिटी होल्डर के पास अधिकार होता है कि वो सारे डैमेजेस सम्स या फिर वो कॉस्ट इनकर कर सकता है, सॉरी रिकवर कर सकता है फ्रॉम द इंडेमिनिफायर जो कि उसके कॉन्ट्रैक्ट, उसके अथॉरिटी के स्कोप में आ रहे हैं, और जो अगर नहीं भी होता तो भी साधारण वश कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी होता तो भी साधारण व्यक्ति के द्वारा करे जाते वो सारे के सारे खर्चे जिसके लिए प्रोमिसर ने यानी फायर ने उसे अधिकार दे रखा था, वो सारे खर्चे, वो सारे डैमेजेस, भले ही वो सूट फाइल करने से संबंधित हो या उसकी कॉम्प्रोमाइज से संबंधित हो, क्लेम कर सकता है फाइट फ्रॉम फायर यानी प्रोमिसी फ्रॉम द प्रोमिसर। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। यहाँ आगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी खत्म हुआ। अब बारी आएगी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की। ये देखो तीन पार्टी बोली थी ना मैं, एक डेटर होता है, एक क्रेडिटर होता है, एक श्योरिटी होता है। पर ये डेटर और ये क्रेडिटर और ये श्योरिटी काम कैसे करते हैं, चीजें कैसे आगे बढ़ती है, इसके लिए हमें अगले सेशन में मिलना पड़ेगा। इस सेशन को यहीं पर रोकेंगे। आपको पता है ना, आपको बहुत अच्छे से अपना रिविजन कर लेना है। एंड वंस यू थ्रू विद ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, जस्ट नोट डाउन योर डाउट्स, put them down on a paper, and in case you have any of the query you can put up in the chat section जो आपको यहाँ पर मिलेगा, right? So that's all in this session from my end. Hope you have enjoyed and you're clear with the concepts. See you in the next one. Till then खूब अच्छे से ध्यान रखना. Bye bye and take care.